हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दृष्टि बैच में बेटा आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो मैं बता दूं, क्लास 11th के लिए बैच रहेगा आपका, ठीक है। और ठीक है, अब डेमो से तो को क्लियरिटी नहीं आती, ठीक है। बट फिर भी आप सबकी डिमांड थी तो एक छोटा सा डेमो, ठीक है। जो पहला ही चैप्टर है ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसका मैं एक छोटा सा आपको मतलब डेमो दूंगा, उससे थोड़ा आइडिया लगा पाओगे कि एक्चुअल में क्लास में चलेगा क्या, मतलब किस तरीके से चलेगा और नीट के लिए क्या क्या एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर मैं नीट की बात करूं बेटा, तो भाई आज का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन में मैं थोड़ा बेसिक कराऊंगा कि नीट के लिए जरूरत क्या है, ठीक है। हम लोग आपको क्लासरूम में क्या देने वाले हैं, होमवर्क में क्या देने वाले हैं, और आपके इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आप जो हमारे साथ मिल करके, ठीक है, एक टारगेट लेके चलोगे, ठीक है, उसको उसमें इंप्रूवमेंट कैसे नजर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे चलेगा, हम क्लास में क्या कराएंगे, क्लास में आपको बहुत प्यारे से बेहतरीन ऐसे नोट्स जो समझो मतलब मजा आ जाएगा आपको, ऐसा ऐसा मुझे लगता है, बाद बाकी का तो पता नहीं, ठीक है। तो क्लास नोट्स मैं बनवाऊंगा आपसे, यही बना के दूंगा एक एक नोट्स प्रॉपर वे में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें डायग्राम भी होंगे, फ्लो डायग्राम होंगे, और साथ साथ में जहां जरूरत होगी वहां एनिमेशन भी डालूंगा मैं, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में साथ लेके चलूंगा, पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कमांड करानी है मुझे, क्योंकि नीट के लिए बायो में एनसीईआरटी बाइबल का काम करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर एकदम मास्टरी कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, क्लियर है बिल्कुल। और तीसरा क्विज, मेरी हर क्लास में क्विज होंगे, नहीं क्वेश्चंस होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि आज मैंने जो पढ़ाया वो कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यानी उस थ्योरी को जब क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं ना, तो मजा आता है कि यार ऐसा भी होता है, यार ऐसा भी, यानी ये आ गया मुझे, मतलब थ्योरी मेरी कमांड आ गई। अगर आप कंसिस्टेंसी से इस चीज को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो नीट तो ठीक है, पर इंटरनेशनल लेवल के जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, या आप आगे कोई भी टारगेट लेते हो, कई बच्चे आगे जाकर के सीयूटी की तैयारी करते हैं, ठीक है, हाँ, या कोई साइंटिस्ट के भी कई फॉर्म्स निकलते हैं, ठीक है, उसमें भी एंटर कर सकते हो, गारंटी मेरी है, ठीक है, हाँ। और जूलॉजी मैं लेके चल रहा हूं मैं, और ये मेन सब्जेक्ट है जूलॉजी, ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस में भी आप जाकर के, ठीक है, मतलब जूलॉजी पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं मेन बोल देता हूँ। बाद बाकी के वेटेज के हिसाब से देखा जाए, चारों सब्जेक्ट की वेटेज बराबर होती है। फिजिक्स बच्चे को स्टार्टिंग से मजबूत करनी होती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास में क्या चलेगा, क्लियर है। क्लास के अंदर मैं आपको क्लास नोट्स खुद बना के दूंगा, साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, ठीक है। डायग्राम, फ्लो डायग्राम, एनिमेशन बेस्ड होंगे नोट्स, एनसीईआरटी साथ लेके चलूंगा, क्विज लेके चलूंगा। होमवर्क में आपको प्रॉपर एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। हर क्लास के बाद, क्लास खत्म होते ही आपको एक पीडीएफ मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने होंगे, बस आपको घर का यही करना है, होमवर्क करना है, और जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको रिवाइज करना है, इसके अलावा आपका होमवर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में अगर समझो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका यहां पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए और असाइनमेंट होनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैं आपको समझा नहीं पाया तो मेरा पढ़ाना बेकार, ठीक है, हाँ, मैं बेकार, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखो बेटा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको जो टैकल कर रहा है, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। मुझे 17-18 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और शायद इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में, मतलब हर मेडिकल कॉलेज में बच्चे हैं, और लगभग हर नीट एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी मतलब कर रहा है 1-2 साल से, और या नीट क्वालिफाई करके वो नीट के मतलब उसमें मेडिकल एग्जाम में मतलब क्वालिफाई करके वो मेडिकल कॉलेज में एंटर कर चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मतलब जानता है, तो नाम से भी मतलब जानते हैं लोग, मनीष सर आप बोल सकते हो प्यार से, ठीक है। आप देखो, मुझे टीचर की तरह मत बिहेव करना, अपना भाई की तरह बिहेव करना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि टीचर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं बच्चे। जब भाई होता है कोई बड़ा बड़ा जो आपको गाइड कर रहा है, आपके कान भी पकड़ सकता है, ठीक है, हाँ, आपको सही गलत के जो भी डिफरेंस होंगे वो बताएगा अभी, ठीक है, तो भाई की तरह ट्रीट करना बिल्कुल ओके। तो ये आपका पूरा रहेगा, और इंप्रूवमेंट के लिए हम असाइनमेंट देंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो आपको समझना होगा थोड़ा सा, हाँ। तो थोड़ा मैं बेसिक बातें करूंगा। अगर हम तुम्हें पता होगा वैसे तो, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो समझना मेरी बात, अगर मैं एनिमल के केस में बात करता हूं, ह्यूमन ही ले लेता हूं, चलो ठीक है। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं, मान लो ह्यूमन की बात कर लेते हैं,
ठीक है, अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आप कौन सी गैस या एयर, भाई लेते तो एयर हो आप, ध्यान रखना है, आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो, आप हमेशा एयर लेते हो और एयर ही निकालते हो। इस एयर में से आप ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज करते हो, ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज करते हो और CO2 को बाहर रिमूव करते हो लंग्स के थ्रू, ये ध्यान रखना है। हम अक्सर कर बोलते हैं ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालते हैं, हम बेटा हमेशा एयर लेते हैं। भाई एयर कोई तो ले रहे हो आप, भाई एयर ले रहे हो आप, ठीक है, हाँ एयर ही निकाल रहे हो, ठीक है, एयर ले रहे हो और एयर ही आप निकाल रहे हो, पर लंग्स में आकर के ऑक्सीजन और CO2 का, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन आप यूटिलाइज करते हो और CO2 जो बॉडी में बनती है उसको आप बाहर निकालते हो, ठीक है। तो अगर एनिमल का केस कहा जाए तो एनिमल के केस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ये तो आपको पता है ना सारा का सारा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं बेटा प्लांट का केस है, केस चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, केस स्टडी थोड़ी सी चेंज है। अब यहां हम बात कर रहे हैं प्लांट की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर प्लांट की, मानो कोई प्लांट है, ठीक है, अर्थ पर है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, कोई प्लांट है, मान लो ये प्लांट ही है, ठीक है, और इस प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, इतने में हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, समझना, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर प्लांट की, थोड़ा सा इसको फिल भी कर देते हैं, ठीक है, ये आपका प्लांट हो गया, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट के केस में आप बताओ प्लांट स्टोमेटा के थ्रू किस एयर को लेते हैं और किस एयर को निकालते हैं, ये आप बताओ कमेंट में, ठीक है, प्लांट किस एयर को लेते हैं और किस एयर को निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। तो ये एनिमल का केस हो गया, एनिमल का केस हो गया, एनिमल के केस में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। प्लांट के केस में आप बताओ कमेंट में, क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, सीओ प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालते हैं, या CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। तो अब तो चलो मैं तो खैर अभी रिकॉर्डेड दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल केस में बच्चों को पता होता है, मतलब अक्सर अगर बच्चा जो उल्टा लिखता है, ठीक है, बच्चा लिखता है कि प्लांट सर CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उल्टा करते हैं हम हमसे। तो मैं कहूंगा बेटा नो, प्लांट और एनिमल सेम तरीके के रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। सर ऐसा कैसे, अब समझाता हूं मैं, कंफ्यूजन एक्चुअल में है कहां, कंफ्यूजन आया कहां से, ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन आया कहां से उसको दूर करूंगा। देखो दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यानी लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करना, वो प्लांट ही कर पाते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हम तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हम तो खाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट करते क्या है, प्लांट का मेन पर्पस क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होती है ना, सन, जैसे मान लो सन है ये, ठीक है, सन दिखा देते हैं भाई, सन, सन से आप जानते हो लाइट एनर्जी आती है। तो प्लांट करते क्या है, सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है, सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट लाइट, ठीक है, समझना, सन से जो लाइट एनर्जी आती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी इस लाइट से वो एटीपी बनाते हैं, यस, इस लाइट से क्या बना रहे हैं वो एटीपी, इस लाइट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एटीपी के अंदर, एटीपी, एटीपी का मतलब है एनर्जी की वो फॉर्म जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है। तो प्लांट के पास कैपेबिलिटी होती है इस लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करने की, समझ रहे हो, इसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। तो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, एक तो की लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो दिन के टाइम होगी, एक होगी डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन समझना, डार्क रिएक्शन, ठीक है।
तो लाइट रिएक्शन में प्लांट करते क्या है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इस लाइट को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं लाइट रिएक्शन के थ्रू। और जब लाइट रिएक्शन के थ्रू उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर बनती है ऑक्सीजन। क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो हम आपको सेलुलर रेस्पिरेशन अभी प्लांट में बॉटनी में पढ़ोगे, उसमें हम डिटेल्ड में बताएंगे रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। हाँ, बॉटनी वाले सर आपको उसको डिटेल में बताएंगे कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और उस समय ऑक्सीजन बन रही है, तो प्लांट जब ऑक्सीजन बनती है ना तो इसको रिलीज करते हैं। तो ये रिलीज कर रहे हैं, किसको रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। प्लांट कहां से कर रहे हैं, अंदर से। तो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। समझना मेरी बात, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, रेस्पिरेशन की बात की नहीं मैंने अभी, ठीक है। अब क्या होगा, इस एटीपी को यूटिलाइज कैसे करेंगे प्लांट। अब रात का टाइम होता है, रात के टाइम पर आप जानते हो रूट में क्या होता है, H2O वाटर। रूट में क्या होगा, वाटर। तो प्लांट क्या काम करेंगे, इस वाटर को यहां से लेकर के यहां लेकर के आएंगे, आगे वाटर लेकर के H2O। साथ में भाई एटमॉस्फेयर में क्या होती है, CO2। तो प्लांट क्या काम करते हैं, CO2 को ये यहां से लेकर के आएंगे, CO2 को। तो प्लांट CO2 को ला रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू, यानी CO2 ले रहे हैं। तो हमें क्या लगता है, प्लांट CO2 लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ना, फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन तो अभी मैंने बात ही नहीं की। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दो पार्ट होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। दिन के टाइम में ये इसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, ऑक्सीजन बनाते हैं, निकाल देते हैं। और रात के टाइम पर ये CO2 लेते हैं। समझना, डार्क रिएक्शन में CO2 लेते हैं, H2O नीचे से लेते हैं, रूट से। अब पानी डालते हैं ना प्लांट के अंदर, हम पानी डालते हैं तो वही तो पानी ऊपर आ रहा है इस तरीके से। और फिर इस H2O CO2 से इस एनर्जी को यूज करते हैं, जो भाई दिन में एनर्जी बनाई थी इन्होंने, इस एनर्जी की हेल्प से इन दोनों को यूज करके क्या बनाएंगे, C6H12O6, यानी फूड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और अभी तक मैंने रेस्पिरेशन की बात की नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। मतलब यहां कर क्या रहे हैं हम, ऑक्सीजन इस एयर के थ्रू हम ले रहे हैं, और इस एयर के थ्रू CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। जबकि प्लांट अब क्या करेंगे, भाई मेन पर्पस क्या है, हम क्यों ले रहे हैं ऑक्सीजन, हम क्यों निकाल रहे हैं CO2, क्योंकि हम जानते हैं इस ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेने से हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होगा, जब खाना टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी एनर्जी के लिए हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं खाने को तोड़ने के लिए। ठीक है, प्लांट भी तो सेम यही करते हैं। तो अब क्या होगा, समझो मेरी बात, प्लांट ने खाना बना लिया, अब इस खाने को प्लांट को तोड़ना है हमारी तरह। तो प्लांट को किसमें तोड़ेंगे, CO2 में तोड़ेंगे, प्लस H2 में तोड़ेंगे। ठीक है, प्लस एनर्जी बनेगी, या CO2 में डायरेक्टली एनर्जी लिख दे रहा हूं, CO2 प्लस एनर्जी। अब इस खाने को तोड़ने के लिए प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन में करेंगे क्या, प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेंगे, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेंगे, इस ऑक्सीजन की हेल्प से ठीक है खाने को तोड़ेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे। यानी रेस्पिरेशन बिल्कुल हमारी तरह कर रहे हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं दिन हो या रात, समझना, और CO2 निकालते हैं दिन हो या रात। यानी अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, तो प्लांट भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। ठीक है, CO2 प्लांट के अंदर बनता है कब, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है। CO2 हमारे अंदर भी बनता है जब हम अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं उसको। ठीक है, तो सेम, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस अलग है, फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है। हम कंफ्यूज कहां होते हैं, हम फोटोसिंथेसिस को ठीक है रेस्पिरेशन से मिक्स कर देते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट डार्क रिएक्शन हो रही है। डार्क रिएक्शन के अंदर मैंने बता दिया क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में H2O CO2 की हेल्प से C6H12O6 बन रहा है। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। इस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहां है, रात में खाना बनाने के लिए। क्योंकि प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। आई बेटा, ठीक है, हाँ, तो समझते जाना अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्डअप करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि
कोई भी ऐसा नहीं होगा या कोई भी एग्जाम नहीं होगा, समझ लो, जिसको आप फोड़ ना पाओ। ठीक है, बस डेडिकेट होकर के फॉलो करना इन चीजों को, मतलब जितना होमवर्क मिल रहा है बस आपको होमवर्क करना है और रिवीजन करना है। और ये समझो रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, रिवीजन मैं कराऊंगा, मास्टर मैं बनाऊंगा तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट का। ठीक है, और टेस्ट में कैसे इंप्रूव करना है वो भी सारा मैं कराऊंगा। बस तुम्हें तो सर ने क्या दिया फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो समझ में आया। तो रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी के लिए फूड को तोड़ना पड़ता है। तो चाहे बैक्टीरिया हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, मछलियां हो, सब रेस्पिरेशन करते हैं। सी समझ रहे हो, और रेस्पिरेशन के थ्रू वो फूड को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी बनती है, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो सर यहां भी तो एनर्जी बन रही थी, पर यहां बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बनती। इतनी एनर्जी बनती है क्योंकि ये प्लांट अपना खाना बना पाए, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कैसे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिससे एटीपी बन रही है क्लोरोफिल के अंदर, और इस एटीपी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। अपने खाना, भाई हम भी तो खाना बनाएंगे, तो खाना बनाने के लिए गैस यूज करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, स्टोव यूज करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, या आग जलाते हैं अंगीठी पर या चूल्हे में एनर्जी की फॉर्म में। खाना बनाना है, पकाना है, तो एनर्जी तो चाहिए ना। तो भाई इसको भी एनर्जी चाहिए खाना बनाने की, पकाने के लिए। तो इसने एनर्जी को यूज किया, खाना बनाया, पर खाना बना तो लिया, अब खाने को तोड़ना भी तो है। जैसे हम भी खाना खा रहे हैं क्योंकि हम हेटरोट्रॉफिक हैं, ये खाना बना रहे हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है। फिर खाने को तोड़ने के लिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और ये भी खाने को तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ये दोनों में सिमिलर है। अब बताओ यहां तक आया या नहीं आया, मतलब एक एक चीज समझना, बहुत बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा डेमो के अंदर, बहुत मैं हाई फाई बातें नहीं करता। ठीक है, छोटा छोटा मैं सीढ़ियां बिल्डअप करता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें बताते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए, मैं ये लेके मान के चलूंगा कि आप अभी 10th में ही हो, मुझे 10th वाला बेस बिल्डअप करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे, ये समझ में आ गया ना, एनिमल और प्लांट में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट में बता जरूर देना। ठीक है, क्योंकि आप बताओगे उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे चीजों को, और अगर आपको स्ट्रेटेजी ठीक लगती है तो भी बताना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में आपके ह्यूमन रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब यही चीज तो हमारे अंदर होती है, तो पूरा समझना अच्छी तरीके से। अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ह्यूमन रेस्पिरेशन की। मान लो ये ह्यूमन है, मैं ह्यूमन का डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लो ह्यूमन है, राम, श्याम, रामू, श्यामू, कोई भी नाम दे सकते हो इसको। ठीक है, और ये ऐसे इसके लंग्स दिखा देते हैं, क्योंकि लंग्स की बात चल रही है अभी। ठीक है, लंग्स बना दिए, लंग्स दिखा दिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, मानो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण। और वातावरण में आप जानते हो 3 टाइप की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी होती है। तो आप जानते हो ना, एयर में सब कुछ होता है, वातावरण में क्या होगी, एयर होगी, और एयर में तीनों गैस होंगी, ऑक्सीजन भी होगी, एयर में तो CO2 भी होगी, एयर में तो नाइट्रोजन भी होगी, सारी गैसेस होंगी। पर हम लेते हमेशा एयर ही हैं। ठीक है, हम एयर ही लेते हैं और एयर ही निकालते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एयर ही लेते हैं और एयर ही निकालते हैं। तो जब भी मैं एटमॉस्फेयर से कुछ चीज अपनी एयर को अपने अंदर लूंगा, नोज के या माउथ से, तो एयर ही लूंगा, और जो बाहर निकालूंगा इसको भी एयर को ही निकालूंगा, हमेशा एयर को लेता हूं और एयर को निकालता हूं। जो हम लोग कभी कंफ्यूज होते हैं ना, यार मैं ऑक्सीजन लेता हूं CO2 निकालता हूं ना, आप एयर लेते हो और एयर निकालते हो, वो तो अंदर जाकर के डिफ्यूजन होता है। ठीक है, समझाऊंगा अभी। तो आप कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन को ले रहे हो, मतलब एयर को ले रहे हो और एयर को निकाल रहे हो, एयर को ले रहे हो और एयर को निकाल रहे हो। क्लियर है बिल्कुल, एयर को ले रहे हो और एयर को निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये कर क्या रहे हो, कहते हैं ना कि खिड़की खोल, बाहर की हवा अंदर आने दे और अंदर की हवा बाहर जाने दे। ठीक है, कहते हैं वेंटिलेशन होने दे। तो बाहर की एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर आना, जाना, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इंसान वेंटिलेशन कर रहा है, एयर को ले रहा है, एयर को निकाल रहा है, एयर को ले रहा है, एयर को निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं या वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप हो रहे हैं। क्या क्या स्टेप हो रहे हैं इसके अंदर, पहला स्टेप हो रहा है भाई एयर को लेना, यानी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं, निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। एयर लेना इंस्पायरेशन, एयर निकालना एक्सपायरेशन। क्लियर है,
और इस प्रोसेस को जो ले रहा, भाई आपने एयर ली, एयर निकाली, एयर ली, एयर निकाली, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं या वेंटिलेशन बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे, ब्रीथिंग बोल सकते हो, या और लगा रहा हूं मैं, वेंटिलेशन बोल सकते हो, वेंटिलेशन बोल सकते हो, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन। तो एनसीईआरटी ने इसको रेस्पिरेशन ही बोला है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, कोई डाउट। अब एयर आपके लंग्स में गई, एयर आपके लंग्स में जा चुकी है, एयर आपके लंग्स में जा चुकी है, समझना, एयर आपके लंग्स में जा चुकी है, एयर आ गई। अब एयर, आप जानते हो लंग्स बहुत ज्यादा वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलर का मतलब है लंग्स के अराउंड ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, लंग्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ना ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, लंग्स के अराउंड क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, एकदम भर भर के ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स समझते हो, जिनमें ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स हैं। तो हमारे लंग्स वैस्कुलर होते हैं, मतलब चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है, ऑक्सीजन आती है, मतलब एयर आई, एयर में से ऑक्सीजन, एयर में से, ध्यान रखना है आपको, एयर में से ऑक्सीजन कहां जाएगी, सीधी हमारे ब्लड में जाएगी, और जो ब्लड आया था उसमें तो जो CO2 थी वो कहां जाएगी, वापस लंग्स में जाएगी, क्योंकि CO2 में बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन में लेनी है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन समझते हो, ठीक है। हाई प्रेशर से, जैसे अगर मैं बैलून फुलाऊं, बैलून को फुला करके छोड़ दूं तो बैलून की हवा बाहर निकलेगी, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तभी तो अंदर की एयर बाहर निकल रही है। या साइकिल का ट्यूब है, उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, तो उसको बाल को निकाल दो तो अंदर की हवा तेजी से बाहर निकलेगी, डिफ्यूजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहां एयर का, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो कम की तरफ जाएगी, यहां CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ आएगी। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये क्या हो रहा है बेटा यहां पर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और कहां हो रहा है भाई, एटमॉस्फेरिक लेवल पर हो रहा है, बाहर हो रहा है, मतलब ये भाई लंग्स का मतलब एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एयर यहां तक आ रही है, तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पार्ट 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जिसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम एयर ले रहे हैं और एयर निकाल रहे हैं, ठीक है। एयर लंग्स में आ रही है और इस एयर में से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। सर एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन तो डिफ्यूज नहीं हो रही, बेटा वही एयर डिफ्यूज होगी जो सॉल्युबल होगी, यस। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, तो इन दोनों का ही डिफ्यूजन होगा, नाइट्रोजन इनसॉल्युबल होती है तो वो डिफ्यूज नहीं करती, ठीक है, उसका डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। अभी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, पहले जब मैं आपको रेगुलर क्लास चालू करूंगा तो एक एक टर्मिनोलॉजी की मास्टरी कराऊंगा, फिर मैं चीजें स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पर अभी डेमो में तो अगर मैं वो मास्टरी कराना चालू कर दूंगा तो फिर डेमो क्या दूंगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपकी एक एक सीढ़ी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करता हुआ आगे चलूंगा, ठीक है, तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इट इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो कहां आ गया भाई, ब्लड में आ गया, ब्लड की CO2 कहां जा रही है, बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन कहां जा रही है, ब्लड में आ रही है, ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। अब क्या होगा भाई, इस ब्लड का मेन पर्पस है कहां तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाना, टिश्यू तक। भाई हमारे बॉडी के जो टिश्यू है ना वहां तक ये इसको पहुंचाना है। ये क्या है, हमारे टिश्यू, टिश्यू ऑफ द बॉडी, टिश्यू, सेल, सेल समझ लो, ठीक है, सेल समझ लो, टिश्यू समझ लो, यहां तक, क्योंकि टिश्यू के आसपास क्या होंगे, रेड ब्लड वेसल्स, ये भी हाईली वेस्कुलर होंगे, इनके अराउंड भी ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, इनके अराउंड भी ब्लड वेसल्स होंगे। तो अब क्या होना है, अब होना क्या है, समझना मेरी बात, हाँ अब होना क्या है, ये एक रेड ब्लड वेसल्स है, ये एक रेड ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो अब हमें इस गैसेस को कहां पहुंचाना है, हार्ट की हेल्प से, पहले हम हार्ट में पहुंचाएंगे, ठीक है, हार्ट इसको तेजी से पंप करेगा कहां पर,
हार्ट तेजी से पंप कर देगा बॉडी के सारे टिश्यू और सेल्स के पास, कर दिया हार्ट ने पंप। हार्ट हमारा पंपिंग मशीन है, ठीक है। तो यहां से होता हुआ ये कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर का दिखा रहा हूं ना, ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर का। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें CO2 ज्यादा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पहुंच गया टिश्यू के पास। यानी क्या पहुंच गया, हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई, बेचारी आई थी, ये ऑक्सीजन आई थी, आ गई ऑक्सीजन, कहां आ गई, टिश्यू के पास। भाई यहां ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, टिश्यू क्यों ऑक्सीजन को अंदर लेगा, समझना। टिश्यू के अंदर है ग्लूकोज C6H12O6, जो आप खाने के थ्रू लेते हो। आप खाना खाते हो ना, खाना खा करके कहां जा रहा है भाई, ग्लूकोज पहले आपके गट के अंदर खाने का डाइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो एब्जॉर्ब होके आपकी सेल्स के अंदर जाएगा, पहुंच गया सेल्स के अंदर। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है इसका, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगी, यस, ऑक्सीजन चाहिए तब ये ग्लूकोज टूटेगा। समझ में आया, सेल के अंदर। तो ये ऑक्सीजन धीरे धीरे डिफ्यूज होकर अंदर पहुंचेगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगी, अंदर। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी, किस में तोड़ेगी, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को CO2 में तोड़ेगी। एक मिनट, हाँ, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को CO2 में तोड़ेगी, प्लस H2O भी बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। तभी तो कहते हैं जितना ज्यादा आप अनुलोम विलोम करोगे, नहीं कहते, जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन अपने लंग्स के थ्रू बॉडी के पास तक पहुंचाओगे, उतना आपके फूड का इनडायरेक्ट मतलब मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जितना फूड का ऑक्सीडेशन होगा उतनी ATP ज्यादा बनेगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। मेरे टाइम पर छोटे थे तो एक नाटक आता था शक्तिमान, तो उसमें बोलता था कि जो जितनी ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा वो उतना ही पावरफुल होगा और उतना ही शक्तिमान बनेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है कि जितना ऑक्सीजन आप अंदर पहुंचाओगे उतना ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उतनी ही एनर्जी बनेगी। तो यही तो पर्पस है हर जीव का। जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा, वो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, इस एनर्जी को बनाने के लिए, यही तो सारा खेल है। भाई आपको शक्तिमान बनना है तो ये एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी आप पावरफुल ज्यादा। तो उसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पर साथ में एक टॉक्सिक चीज भी बनती है, CO2, जो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं निकालोगे तो नुकसान करेगी। तो ये CO2 धीरे धीरे डिफ्यूज होकर कहां आती है, वापस इस ब्लड में आती है। इस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें CO2 ज्यादा होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। मैं लिख देता हूं, ये जो ब्लड आ रहा है कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा। अब जो ब्लड जाएगा वापस, भाई यहां से कहां जाएगा, ये ब्लड सीधा हार्ट में जाएगा। हार्ट इसको कहां भेजेगा, हार्ट इस ब्लड को सीधा सीधा लंग्स में भेज देगा, सीधा लंग्स में, यहां से तो लंग्स, और यहां से CO2 बाहर। तो ये कौन सा ब्लड होगा जो वापस जा रहा है, जो वापस जा रहा है, इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ये गैसेस टिश्यू के पास पहुंचती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू CO2 बाहर निकल जाती है। क्लियर है। तो तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अब फिर क्या होगा, यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, CO2 आ रही है, इट इज ऑल्सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। पर ये बाहर हो रहा है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, ये अंदर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है, इट इज ऑल्सो डिफ्यूज। ये भाई दोनों ही क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन जा रही है अंदर, या जो ये हो क्या रहा है यहां पर, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, पर अंदर हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल, इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ठीक है,
यहां क्या होगा, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन। ये बेसिक बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। यानी ये मेरे समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स में आती है, एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर जा रही है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू ऑक्सीजन यहां पर यूटिलाइज हो रही है, कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा क्योंकि अंदर यूज हो रही है। तो बाहर से अंदर कंटिन्यू क्या करती रहेगी, डिफ्यूज करती रहेगी, पर CO2 बन रही है, मतलब अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि बन रही है, वो अंदर से बाहर निकलती रहेगी। ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती रहेगी, CO2 अंदर से बाहर निकलती रहेगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहां पर कुछ स्टेप हैं, समझना मेरी बात। अगर मैं स्टेप को नंबर में तोड़ूं तो पहला स्टेप क्या होगा, ब्रीथिंग। दूसरा स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होगा, अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, पर इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू के साथ हो रहा है। और अगला स्टेप क्या होगा, सेल के अंदर ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर क्या चल रहा है, सेल्यूलर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पाइरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को मैं नंबर 5 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नंबर 5। तो टोटल 5 स्टेप हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप, जिसका एक ही पर्पस है कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू तक दे दो, टिश्यू को दे दो, टिश्यू से CO2 को उठा करके वापस रिलीज कर दो, यहां से ऑक्सीजन को ला करके इसको दे दो, CO2 को यहां से वापस रिलीज कर दो। बस ये काम करता है ये 4 स्टेप। इसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तभी तो रेस्पिरेशन को फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल, समझना, फिजिकल प्लस केमिकल, केमिकल प्रोसेस। यानी रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस भी है और एक केमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। फिजिकल का मतलब है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, केमिकल का मतलब है इसमें रिएक्शन हो रही है। तो फिजिकल प्रोसेस का एक ही पर्पस होता है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ऑक्सीजन यहां तक पहुंचाना, CO2 को यहां से वापस निकालना। जबकि केमिकल प्रोसेस का एक ही काम है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन के थ्रू, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन के थ्रू इस ग्लूकोज को तोड़ना इस ऑक्सीजन की मदद से, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन हो। ये सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? और सेलुलर रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, सब के अंदर सिमिलर होता है, सब के अंदर। अंतर कहां आएगा, अंतर आएगा सिर्फ फिजिकल प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये वेरी करती है। तो फिजिकल प्रोसेस में कितने स्टेप हैं बेटा, फिजिकल प्रोसेस में 4 स्टेप हैं। पहला फिजिकल में है, दूसरा फिजिकल में है, तीसरा फिजिकल में है, चौथा फिजिकल में है। जबकि केमिकल प्रोसेस के अंदर कौन सा स्टेप आएगा, ओनली 5th स्टेप आएगा, केमिकल प्रोसेस, जो मैंने यहां दिखा दिया है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो केमिकल प्रोसेस है, जिसमें रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल प्रोसेस में, रिएक्शन नहीं होते वो फिजिकल प्रोसेस है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? यानी मेरे समझ में ये आया सर, हम ब्रीथिंग करते क्यों हैं, ठीक है। ब्रीथिंग के बाद ऑक्सीजन जब सेल के पास पहुंचती है तो सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी चाहिए जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस जो होती है ना, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। जैसे मेरे पास लंग्स हैं, तो मैं लंग्स की मदद से ये काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर प्लांट की मैं बात करूं, मान लो प्लांट की बात करूं, तो प्लांट के पास फिजिकल प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। ये स्टोमेटा को यूज कर रहे हैं, समझना मेरी बात। तो प्लांट स्टोमेटा को यूज कर रहे हैं। अगर मैं फिश हूं, मतलब कोई फिश है, तो फिश के पास क्या होते हैं, लंग्स तो होते नहीं है, गिल्स होते हैं। यहां पर गिल्स, ये गिल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिश के पास गिल्स होते हैं जो हाईली वेस्कुलर होते हैं। तो इन गिल्स से जब एयर निकलती है, क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस करती है, तो इस एयर में से जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है, हाँ, और CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये गिल्स के थ्रू इस प्रोसेस को कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसेक्ट है, हाँ, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, तो उनके पास टिब्यूल्स होते हैं, ऐसे टिब्यूल्स। तो इस टिब्यूल के थ्रू ये सीधे क्या करते हैं, एयर को ले रहे हैं टिब्यूल के थ्रू, टिब्यूल के थ्रू एयर सीधे टिश्यू में जा रही है, और यहां से ऑक्सीजन इसको रिलीज कर रहे हैं, और CO2 ये वापस टिब्यूल के थ्रू बाहर रिलीज कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल? यानी फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस इसमें अंतर देखने को मिलेगा, पर केमिकल प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी। क्लियर है बिल्कुल? फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। बस मेन पर्पस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन CO2। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, सब के अंदर सिमिलर होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। केमिकल प्रोसेस क्या हो गया, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्लियर है बिल्कुल। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे दिखा रखा है मैंने, एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल को आप भाई प्लांट सेल भी कह सकते हो, प्लांट सेल या एनिमल सेल, एनिमल सेल एटसेट्रा, और भी सेल आप लिख सकते हो। सारी सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं। उनके अंदर क्या होता है समझना, अब अच्छे से समझना मेरी बात। भाई हम दो काम करते हैं, अभी अभी समझ में आएगा। हम दो काम करते हैं, मानो ये वही रामू श्यामू है, ये इनका लंग्स है, ठीक है, बने रहने देते लंग्स की, हमें जरूरत नहीं है। और साथ में ये खाते भी तो हैं, तो इनके पास यहां पर एक नली और होगी, खाने की नली। ये खाने की नली भी है इनके पास, खाते भी है ना, खाने। और ये स्टमक होता है, आप जानते ही उनके पास स्टमक तो होगा ही ना। स्टमक होगा, और स्टमक किससे जुड़ा होगा, इंटेस्टाइन से। फिर नीचे इंटेस्टाइन होगी, ऐसे ऐसे घूम घूम के, फिर या खत्म कर देता हूं मैं, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो अगर मैं रामू श्यामू की बात करता हूं, जो खाना भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं और एयर भी लेते हैं, तो अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूं तो लंग्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन। और यहां माउथ के थ्रू क्या ले रहे हैं, फूड। माउथ के थ्रू क्या ले रहे हैं, फूड, ये खाना ले रहे हैं, ये खाना ले रहे हैं। तो ये खाना कहां गया, आपका स्टमक में गया, और ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगा। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूट जाएंगे, फैट खाओगे लिपिड में टूट जाएगा, सिंपल लिपिड, ठीक है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल यहां से डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेंगे, लिवर के पास। लिवर के पास मैं लिवर बना देता हूं, ऐसे मान लो ये लिवर है, ये पूरा लिवर है, लिवर के पास, लिवर के पास खाना कहां पहुंचता है, लिवर के पास। अब लिवर से ये खाना है, मतलब ग्लूकोज है, समझना, ग्लूकोज है प्लस या अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, या ठीक है लिपिड है, एटसेट्रा। ये सब कहां पहुंचेंगे, लिवर के अंदर। अब लिवर से डिफ्यूज होकर कहां जाएगा, ग्लूकोज मानो ब्लड में चला गया, और ब्लड से डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगा, ये सीधा ब्लड से ग्लूकोज कहां पहुंचेगा, सीधा ब्लड में चला गया सारा ग्लूकोज। ब्लड से कहां जाएगा, सेल्स के पास। वो सेल एनिमल सेल भी हो सकती है, वो सेल प्लांट सेल भी हो सकती है, कोई भी सेल होगी, वहां तक पहुंचेगा। ब्लड तो सिर्फ इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, समझना। अभी इन भैया ने क्या काम किया, खाना खाया, खाने का पाचन हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटे, ये एब्जॉर्ब होकर लिवर के पास आता है। पहले आप जो भी खाते हो आपके लिवर के पास जाता है, आपके जिगर के पास जाता है। फिर लिवर डिसाइड करता है कि ब्लड के थ्रू सेल के पास कितना भेजना है, फिर ये सीधा ब्लड में डालता है, और ब्लड के थ्रू होता हुआ सेल के पास जाता है। अब सेल के पास कौन चला गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज टूटता है इनडायरेक्टली, ब्रेक डाउन। अब क्या होगा भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या हो रहा है यहां पर, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ, मैं लिख रहा हूं इसमें होता क्या है, इनडायरेक्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, इन डायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या अमाइनो एसिड भी हो सकता है, या लिपिड भी हो सकता है। ये सब क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। इनका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, टूटेंगे ये सारे के सारे बेटा सेल के अंदर, सब टूटेंगे सिंपल तरीके से सेल के अंदर। और क्या बनाएंगे, बताया था, इनके टूटने से CO2 बनता है, इनके टूटने से ठीक है H2O बनता है, इनके टूटने से एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है, मेनली एनर्जी बनती है। कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन तोड़ेगी। कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन तोड़ेगी। कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ब्लड में भाई आप ऑक्सीजन भी तो ले रहे हो, भाई आप जो भी एयर ले रहे हो वो कहां जा रही है,
आप जो भी चीजें एयर ले रहे हो वो ब्लड में डिफ्यूज होके जा रही है, ब्लड में जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कहां जा रही है? ब्लड में। और ब्लड से ये ऑक्सीजन कहां गई? ब्लड में गई, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में, बताया था मैंने। ब्लड से डिफ्यूज होकर के ये ऑक्सीजन सीधी देखो यहां पहुंची है, ये यहां पर पहुंच गई ऑक्सीजन। बहुत सिंपल तरीके से समझना। आप दो काम कर रहे हो, आप खाना खाते हो, उस खाने का पाचन करते हो, पाचन करके वो खाना सेल के पास पहुंच जाता है। अब खाने को तोड़ना है तभी तो एनर्जी मिलेगी। तोड़ने के लिए आप रेस्पिरेशन करते हो और ये सीधा ब्लड के थ्रू सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है। क्लियर है? अब ये आपको अभी पूरा डिटेल्ड में बॉटनी में आएगा, ये पूरा पूरा चैप्टर ही है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जो ब्लू ब्लू दिखा रखा है ना, इसमें बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूट रहा है, ठीक है। और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें बहुत सारी साइकिल चलेंगी, बहुत सारी साइकिल, जैसे यहां ग्लाइकोलिसिस चल रही है, क्रैब साइकिल चलेगी, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, डिटेल में पढ़ोगे। मतलब डायरेक्ट नहीं टूट रहा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ग्लूकोज लेता हूं, जला दूं, टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज डाला, जला दिया, डायरेक्ट तोड़ दिया मैंने। यहां डायरेक्ट नहीं तोड़ रहा, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और तोड़ने को बोलते हैं, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, उसका कैटाबॉलिज्म कर दिया। समझते हो? तोड़ने को बोलते हैं ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। हम क्या कर रहे हैं? इसका कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसका? हम कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। डायरेक्ट तोड़ा या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट तोड़ा। इनडायरेक्ट का मतलब है बहुत सारी साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एक बहुत बड़ी साइकिल है, क्रैब्स साइकिल एक साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक साइकिल है, इनके थ्रू तोड़ा। क्या बनाया? एनर्जी, 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 एनर्जी। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और CO2 बनती है साथ में, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया? तो एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, सारे एनिमल्स के अंदर, ठीक है, सारे प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं सेल के अंदर, इसी तरीके से मैकेनिज्म होती है। हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो मात्र इतनी ही प्रोसेस होगी उसके अंदर। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये भी बनती है, ये भी बनती है, ये भी बनती है। क्योंकि ऑक्सीजन जा कहां रही है? ऑक्सीजन कहां जाती है? ऑक्सीजन सीधी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है। और जो भी ऑक्सीजन आप ले रहे हो ना, सारी ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही है, सारी ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही है। तब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन आएगा, सेल का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहते हैं एक्सरसाइज करना जरूरी होती है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपकी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनेगा। जितना माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनेगा उतना ही फूड का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, उतना ही आप एनर्जेटिक रहोगे और शक्तिमान बन के रहोगे। सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है कई टाइप की साइकिल्स के थ्रू, इसलिए इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब है आपने भाई ग्लूकोज को लिया, उसमें टेस्ट ट्यूब में डाला, जला दिया, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो एक लाइन के अंदर एनसीईआरटी की एक लाइन है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड सिंपल मॉलिक्यूल का, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और CO2 एनर्जी बनती है, CO2 हार्मफुल होती है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये है कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? पर यहां नहीं छोड़ूंगा, ऐसे हर लेक्चर के अंदर मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, सिर्फ 2 ही चीजें यूज करूंगा, डायग्राम और फ्लो डायग्राम। थ्योरी कुछ नहीं लिखाऊंगा, ये जादू के डायग्राम, फ्लो डायग्राम होंगे जो आपको किसी भी लेवल के एग्जाम को फोड़ने में हेल्प करेंगे और ब्रेन की मेमोरी में परमानेंट सेट होंगे। परमानेंट क्यों? क्योंकि इनकी मेमोरी बेहतरीन बनती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये समझ में आ गया? अब यानी ये समझ में आ गया कि फिजिकल प्रोसेस अलग अलग एनिमल में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती है, पर केमिकल प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, ठीक है। तो अब मैं एनसीईआरटी का पहला पैरा जो मैंने पढ़ाया है आपको, ऐसी हर लेक्चर में होगा, ये जो मैं आज बता रहा हूं वही पैटर्न मैं हर लेक्चर में लेके चलूंगा, हर लेक्चर के अंदर, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जो आज करा रहा हूं वही आपको चीजें देखने को मिलेंगी, इससे बेहतर, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं, ठीक है। यस, बहुत सारे एनिमेशन भी कराऊंगा, सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो एज यू हैव रीड अर्लियर, आप पहले पढ़ चुके हो, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। अभी बताया ना, ऑक्सीजन का यूज कहां हो रहा है? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन किसका? सिंपल मॉलिक्यूल। क्या?
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। सिंपल, समझ में आ गया? एक लाइन खत्म की मैंने। भाई ऑक्सीजन का यूज कहां हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज कहां हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड यानी फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड की जगह फैटी एसिड लिख देता हूं, बिल्कुल सेम रहेगा। फैटी एसिड, फैटी एसिड्स, क्योंकि लिपिड के टूटने से भी फैटी एसिड ही बनते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन क्या कर रही है? कैटाबॉलिज्म कर रही है, तभी तो ये चीजें बन रही हैं। क्लियर है? तो ग्लूकोज समझ में आ गया। टू डिराइव्ड, इससे क्या बन रहा है? एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या यूज करते हैं? टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जो हमारी कई टाइप की एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें यूज होती है। साथ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड। ठीक है, ये भी बनती है। इसको हम क्या करते हैं? रिली हार्मफुल है, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें कोई चीज टूट रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जो ब्रेक डाउन हो रहा है इन सिंपल मॉलिक्यूल का, उसमें CO2 जो बन रही है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? It is therefore evidence that oxygen has to be continuously provided to the cell. इसलिए कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सेल को प्रोवाइड कराई जा रही है, और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट, उसको बाहर निकाला जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2, जो CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम एटमॉस्फेयर के साथ, प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसी को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। समझ रहे हो? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है ना, एटमॉस्फेयर से लंग्स, लंग से बाहर, एटमॉस्फेयर से लंग्स, लंग से बाहर, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इसलिए कॉमनली आप इसको रेस्पिरेशन बोल सकते हो। ठीक है, ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, हाथ रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड डाउन। ये क्या कर रहे हैं? हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड डाउन, यू नाउ दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग की वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे ब्रीथ करते हो, इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर। ठीक है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो डिटेल्ड में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बेसिक समझ में आया? सोचो, मैंने आपको सिर्फ एक पैरा कराया है, सेम एनसीए एनसीईआरटी के एक एक पैरा को मैं कंसेप्ट के साथ, समझ रहे हो, एकदम डीकोड करूंगा। ठीक है, बेहतर कंटेंट आपका डेवलप करूंगा आपके ब्रेन के अंदर इनिशियल फेज में, और फिर एनसीईआरटी ने प्रोसेस को पूरा समझाया है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या था? ब्रीथिंग, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, बाय विच क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉ इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, यानी एल्वुलाई के लेवल पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फिर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर फाइनली क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेल के अंदर क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैटाबॉलिक रिएक्शन। एंड रिजल्ट एंड रिलीज CO2। भाई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करोगे, CO2 बनेगी, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको आप क्या करते हो? ठीक है, हाँ, इसको आप रिलीज आउट करते हो। डिटेल्ड में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बॉटनी के चैप्टर में। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ये आज का मेरा टारगेट था। ठीक है, हमेशा मैं ऐसी थ्योरी के कंसेप्ट कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी को डीकोड करूंगा उस कंसेप्ट के साथ, और फिर देखूंगा आपके ब्रेन की एक्सरसाइज क्या आपके समझ में आया या नहीं आया। इसके लिए हम आपको कुछ क्विज कराएंगे आपको, जैसे मैं कुछ क्विज करा रहा हूं। ठीक है, समझना। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? सारे बच्चों को बताना है, जितने बच्चों ने देखा है सबको मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, कि लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, दूसरा, इन क्वेश्चंस के सही रिस्पॉन्स देने हैं आपको। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर करेक्ट कमेंट में सही आंसर देना आप। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? अभी सारे स्टेप बताए थे मैंने आपको, लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप का मतलब है जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंचती है। अब देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लास्ट नहीं है, ब्रीदिंग पहला है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स एंड रिजल्टेंट रिलीज, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट मतलब फोर्थ स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? ब्रीथिंग। दूसरा क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये दूसरा भी होगा। ठीक है,
ऐसे मैं लिख देता हूं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये साथ में, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तीसरा होगा, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा इंटरनल लेवल पर, तब पांचवा स्टेप ये होगा। ये 5 स्टेप मैंने अभी बताए थे, 5 स्टेप आपके सामने। तो लास्ट स्टेप पूछा तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3। पर इससे पहले कमेंट में आपको बताना था कि आपका क्या आया, आपने वाकई में 3 लगाया, ये आपको रिस्पॉन्स देना है कमेंट में। अब इसका कमेंट में आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। कैसा ब्रेकडाउन? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन सिंपल मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज अमीनो एसिड, एसिड, ठीक है, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ड्यूरिंग विच CO2 H2 एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, या एक्सपायरेशन बोलते हैं, यानी फूड का टूटना। समझ रहे हो? हाँ, तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रीथिंग और वेंटिलेशन का मतलब है सिर्फ एयर का लेना और निकालना, पर यहां क्या कर रहे हैं हम? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक्सपायरेशन भी नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ रेस्पिरेशन। और स्पेसिफिकली पूछेगा तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेक डाउन, ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, जो सेल CO2 में, CO2 जो सेल के अंदर बन रहा है, हैव टू बी रिलीज आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे भाई? ठीक है, जो एयर आप ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 निकाल रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 निकाल रहे हो, क्या बोलेंगे इसको? आप ब्रीथिंग, वेंटिलेशन और रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो स्किल क्या लगाओगे? ऑल ऑफ दीज। ब्रीथिंग भी है, वेंटिलेशन भी है, ये तो इसी में आ गया, लेना निकालना। ठीक है, और इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी आप इसमें ऐड कर दोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। किसके रिगार्ड में पूछा है? रेस्पिरेशन के रिगार्ड में पूछा है, समझना। इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर। क्या इसका इन्वॉल्वमेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाने में होता है? ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि CO2 बन रहा है यहां पर। इट टेक प्लेस एट एवरी टाइम, एवरी टाइम, डे एंड नाइट। भाई रेस्पिरेशन तो आप हर समय करते हो, दिन हो या रात, ऐसे रात में नहीं करते हो। ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म कैन लाइव विदाउट रेस्पिरेशन। यस, हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी तभी आती है जब फूड का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व डायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एटसेट्रा टू डिराइव्ड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, इट इन्वॉल्व डायरेक्टली, ये पकड़ना था आपको। कभी किसी चीज का डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होता, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है? क्या होता है? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। तो इनकरेक्ट क्या होगा यहां पर? डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाओ, द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर टू। जो टिश्यू रेस्पिरेशन है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्या बोल सकते हो? ब्रीथिंग बोल सकते हो? नो। पल्मोनरी वेंटिलेशन? नो। क्या बोलोगे इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलोगे। टिश्यू रेस्पिरेशन का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा ये स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है, आपके मनीष भैया की। ठीक है, हाँ, एकदम परफेक्टली कराएंगे आपको, टेंशन मत करना। ठीक है, बड़े भाई की तरह समझना, हर चीज को कंसेप्चुअल लेके चलना, जिससे कि बिंदास होकर के तुम पूछ सको। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि डर हमेशा एक दीवार बनाता है, और अपनी कहते थे ना कि अपने डिस्कशन को रोकता है। तो कभी टीचर के बीच में, स्टूडेंट के बीच में डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और हमेशा बोलता हूं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, तो दुनिया में तुम्हारे संग हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अपने टारगेट को एकदम फोकस करो, और यही पैटर्न रहेगा। बिल्कुल तुम्हें मैं पूरा हलवा बना के दूंगा, हलवा बना के भी दूंगा, हलवा खिलाऊंगा भी, हलवा हलवा पचाऊंगा भी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा रूटीन क्लास के अंदर, फोड़ेंगे जबरदस्त तरीके से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।